What was your aha moment in your previous life before you became a cyclist that pushed you towards this journey of solo cyclist, of being a solo cyclist? तो आई थॉट ओके इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास इतना इंक्लिनेशन नहीं था कि साइकिलिंग पे मैं कुछ इतना बड़ा स्टार्ट करूँ, बट मेरा एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स मोटर बाइकिंग. बट जब साइकिलिंग करते हुए देखा मैंने कुछ लोगों को, देन आई टॉक टू देम, आई रेड अबाउट देम ऑनलाइन. फिर मैंने कुछ स्टोरीज पता चली कि देर आर पीपल हु हैव कवर्ड मैनी कंट्रीज ओनली ऑन बाइसाइकिल. So when you did the Golden Triangle in 69 hours, that is a record in itself. So how do you prepare for something like that mentally and physically? आई टुक केयर ऑफ माई डाइट्स कि भाई अगर मुझे 69 आवर्स या 70 आवर्स तक मेरा टारगेट है तो उससे 2 दिन या मतलब 1 मंथ पहले से तो एटलीस्ट मैं टफ एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ. व्हेन आई वाज ऑन द रोड तो उस टाइम पे मेरी सिर्फ एक ही चीज़ काम करी थी, इट वाज इंसैनिटी. I was insane and I wanted to finish it by anyhow. You have been on the road for around 5 years now, where you have been cycling throughout the country. So you must have faced various moments, you must have had umpteen experiences throughout your journey. So tell us about your most scariest moment when you felt most terrified. जहाँ जब मैं बॉर्डर्स पे गया हूँ, लद्दाख में, राजस्थान बॉर्डर्स पे, पंजाब बॉर्डर्स में, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने मेरी बहुत हेल्प की है. ठीक है, तो जब मैं उस जैसलमेर बॉर्डर पोखरन के पास में था तो मेरे को एक कांटेक्ट मिला था कि नेक्स्ट डे मुझे एक एयरफोर्स ऑफिसर से मिलना है. वो मेजर थे, वो ही वॉज अ मेजर. तो उनका कांटेक्ट था, तो बस मुझे उससे एड्रेस पूछना था ढाबे वाले से कि भाई एयरफोर्स का बेस कितना दूर है. तो जैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि एयरफोर्स बेस कितना दूर है यहाँ से, मुझे कल सुबह जाना है, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया. उसने बोला आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप जाओ यहाँ से. तो मैंने कहा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ और बोल रहे हो. बोले नहीं आप जाओ, आपने गलत चीज़ पूछ ली मुझसे. मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं आप जो, मुझे आंसर देने को रेडी नहीं था. वो पठानकोट जम्मू कश्मीर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एयरबेस में. ओके, तो एक्चुअली में जो लोग आते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने, वैसे रेकी करते हैं कि क्या हुआ, कौन रहता है. तो उस ढाबे वाले को रखा, मैं रेकी कर रहा हूँ, ही अंडरस्टूड मी एज अ टेररिस्ट. तो वो उसने बोला, तो मैंने बोला साइकिल पे आऊँगा कि मैं एज अ टेररिस्ट. तो इंडिया में ये है कि साइकिलिंग वाले को कुछ भी समझ लेते हैं. नमस्कार हिंदुस्तानियों, आप सबका स्वागत है द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान के पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स में. और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है अंकित अरोड़ा. अंकित इज़ अ सोलो साइक्लिस्ट, अ ट्रैवल कॉलमनिस्ट एंड एन एक्स जर्नलिस्ट. वेलकम अंकित, वेलकम टू द ह्यूमंस ऑफ हिंदुस्तान पॉडकास्ट शो द हिंदुस्तान चैप्टर्स. थैंक यू प्रशांत, थैंक फॉर हैविंग मी. So, Ankit, you are a solo cyclist, as renowned by everyone that you have been traveling across different parts of India solo on your cycle. Yes. So, take us through your journey before that. What was your aha moment in your previous life before you became a cyclist that pushed you towards this journey of solo cyclist, of being a solo cyclist? Right. So I would start. So my birthplace is Ajmer. It's a beautiful place in Rajasthan. Okay, so I studied from Ajmer. Okay, then I moved to Jaipur in 2016 for my job as a journalist. Okay, then वहाँ पे तो like what happens in our childhood कि हम स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहते हैं. तो स्कूल टाइम से मेरा स्पोर्ट्स में था, एथलेटिक्स में, एंड अ लिटिल बिट ऑफ साइकिलिंग इन आर कॉलोनीज. हम कॉलोनी में सब चलाते हैं साइकिल, तो मेरा तो वो था. लेकिन जब 2016 में मैंने एक्चुअली में सीए भी किया हुआ है एज अ एजुकेशनल बैकग्राउंड. तो सीए करते हुए आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन. तो बस 18 घंटे बैठ के पढ़ते रहो. फिर उसके बाद डेस्क जॉब हो गया था मेरा. ऑल्दो इट वॉज अ जर्नलिज्म जॉब, बट फिर उसमें राइटिंग का भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है. तो डेस्क जॉब में बैठे थे, आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने रनिंग एंड साइकिलिंग स्टार्ट किया था 2015 एंड 16 में. तो जयपुर में जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की तो इट वाज अ वेरी बेसिक साइकिल, इंडियन बाईसाइकिल एक कंपनी की होती थी. तो वो करते करते तो जयपुर इज़ अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर अराउंड. इट हैज़ अ लॉट ऑफ हेरिटेज साइट्स.
तो वो मैं लाइक वीकेंड पे अपनी जॉब से फ्री होके साइकिल पे एक्सप्लोर करता था. तो बट वहाँ पे करते करते सो आई सॉ सम फॉरेनर्स जो हु केम टू जयपुर एंड दे वर यूजिंग सम गुड बाइसाइकिल्स. सो आई थॉट ओके इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो वहाँ पे उस टाइम भी मेरे पास इतना इंक्लिनेशन नहीं था कि साइकिलिंग पे मैं कुछ इतना बड़ा स्टार्ट करूँ. बट मेरा एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स मोटर बाइकिंग, लाइक हाउ वी सी इन मूवीज़ एंड वीडियोज़ की ओके लद्दाख जाना मोटर बाइक पे, वी शुड हैव अ बिग मोटरसाइकिल. तो वो मेरा ड्रीम था उस टाइम पे. बट जब साइकिलिंग करते हुए देखा मैंने कुछ लोगों को, देन आई टॉक टू दैम, आई रेड अबाउट दैम ऑनलाइन. फिर मैंने कुछ स्टोरीज पता चली कि देर आर पीपल हु हैव कवर्ड मैनी कंट्रीज ओनली ऑन बाइसाइकिल. सो वहाँ से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि ओके ऐसा भी हो सकता है. तो फिर 2015-16 में मैंने एज अ फिटनेस से मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ था, साइकिलिंग से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. आई रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ वेट. फिर वो करते करते मैंने साइकिलिंग में थोड़ा इन्वेस्ट किया अपने फिटनेस में. साइकिलिंग पे आई गॉट अ न्यू साइकिल फॉर माई सेल्फ 2015 विद गुड गियर्स, ओके, हेलमेट एंड एवरीथिंग. फिर जयपुर में मुझे एक ग्रुप से मुलाकात हुई, साइकिलिंग ग्रुप से. दे यूज टू ऑर्गेनाइज वीकेंड साइकिलिंग ट्रिप्स. तो हम जयपुर के बाहर जाते थे. तो वो एक मेरा फर्स्ट इनिशियल मोमेंट था टू गेट अ किक. Okay, so you said that you used to do a desk job which was into journalism. So just all of a sudden one day you realized that okay, now I have to set on a cycle and I have to explore different parts of the country. And you left your desk job and without any proper plan you just went out on a cycle Yeah. across different parts of the country. So tell me how कितना challenging था वो, कितना terrifying था वो thought initially, because आपके पास as you said कि it was just your gist, in a gist you did that thing. Yes. तो वो कितना challenging रहा initially when you decided कि नहीं, let's go on a solo tour across India on a cycle. Okay. तो इट वॉज़ नॉट डिसाइडेड इन अ मोमेंट. उससे पहले मैंने जैसे कहा जयपुर में मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी थी. तो उससे पहले मैं कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था, लाइक 200 किलोमीटर्स एंड 300 किलोमीटर साइकिलिंग. सो देर इज़ अ फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड ऑडेक्स क्लब. तो उनके कुछ राइड्स होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस राइड, जिसमें राइडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे खुद को राइड कंप्लीट करनी विद इन सम आवर्स, लाइक 200 किलोमीटर विद इन 12 आवर्स, 300 किलोमीटर विद इन 20 आवर्स. सो वो एक टाइम बाउंड रेस होती थी. इट इज़ सिमिलर टू मैराथन, हाउ वी डू मैराथन्स. ओके, तो वो मैंने करी थी राजस्थान में एंड आई बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम राजस्थान टू फिनिश दोज रेसेस. 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स एंड 600 किलोमीटर्स. तो फाइनल जो 600 किलोमीटर्स था उसका स्टार्टिंग पॉइंट था इंडिया गेट इन दिल्ली टू गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. तो वहाँ से करते करते मुझे एक पुश मिला था उनको करते करते. सो व्हेन आई वाज डूइंग दैट 600 किलोमीटर जर्नी फ्रॉम इंडिया गेट टू वाघा बॉर्डर एंड गोल्डन टेम्पल, सो मुझे रास्ते में पंजाब के बहुत खूबसूरत गांव मिले, चंडीगढ़, पंजाब. फिर उनके अगर मैं छोटी सिटीज़ की बात करूँ तो लुधियाना, जलंधर. तो हाईवेज़ पे जब जाते थे तो पंजाब के गांव बड़े सुंदर थे. उनके लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से होस्ट किया एंड दे लव्ड मी अ लॉट. वहाँ की चाय, फिर वहाँ के गुरुद्वारों पे रुकना. तो वहाँ से मुझे एक बैक ऑफ द माइंड मेरे एक थॉट स्टार्ट हुआ कि ओके इट्स गुड कि आई एम डूइंग दिस थिंग्स फॉर माई फिटनेस. बट तो मुझे एक वहाँ से एक इंक्लिनेशन आना स्टार्ट हुआ कि आई शुड सी मोर अबाउट विलेजेस. मुझे कुछ एक ऐसी छोटी या कुछ एक बड़ी जर्नी करनी चाहिए जिससे मैं थोड़ा लंबे और दूरी तक जाऊँ, 600 किलोमीटर से थोड़ा और आगे जाऊँ और कुछ और गाँव में रहूँ. और उसमें मेरे पास ऐसी टाइम बाउंडेशन नहीं हो, जैसे अभी मुझे 600 किलोमीटर 40 घंटे में करना है. तो मेरा एक इंक्लिनेशन धीरे धीरे जा रहा था 2016 में. फिर उसी टाइम पे मैंने एक रिकॉर्ड बनाने का सोचा विच golden quadrilateral, so golden triangle actually. So it's a route which connects Jaipur, Delhi, Agra and then back to Jaipur. So it's a triangle route.
तो ये 1999 और 2000 के बीच में से डिसाइड हुआ था। तो ये एक एक्चुअली बहुत अच्छा टूरिस्ट हब है जो जयपुर, आगरा, दिल्ली को कनेक्ट करता है। तो उसमें मैंने 20 अगस्त 2016 को राइड की थी विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। सो आई रोड फॉर 69 आवर्स कंटिन्यूसली फॉर 700 किलोमीटर्स। सो आई टुक ब्रेक ओनली टू ईट समथिंग। मैं उन 69 आवर्स में सोया नहीं बिल्कुल भी, और लगातार साइकिलिंग की थी। और ये एक बिल्कुल बेसिक इंडियन साइकिल थी जिस पे मैंने सोलर पैनल्स को लगा के अपने मोबाइल चार्ज की था, अपनी जो हेडलाइट्स है साइकिल की वो चार्ज की थी। तो एक्चुअली में 20 अगस्त को नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है इंडिया में, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैंने किया था। तो वो एक आहा मोमेंट था मेरा कि ओके कि मैं कुछ बड़ा, एक बड़ी राइड कर सकता हूँ वैसे। So when you did the Golden Triangle in 69 hours, that is a record in itself, right? So how do you prepare for something like that mentally and physically? I mean, कोई भी, किसी भी, अगर मैं लेमैन की बात करूँ, कोई किसी भी इंसान की, तो वो ऐसे अपने नॉर्मल रूटीन में he or she cannot imagine of achieving a feat like that without sleeping, without proper rest. 69 hours एक नॉर्मल इंसान के लिए भी जगना बहुत मुश्किल बात है। ये तो भूल ही जाइए कि 69 आवर्स वो साइकिल करते हुए कुछ अचीव कर रहा है। तो इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया था आपने? प्रिपरेशन, आई थिंक प्रिपरेशन कम्स एट सेकंड प्लेस। फर्स्ट इज़ अबाउट योर डिटर्मिनेशन। ओके, व्हेन यू आर लाइक, जब आप टोटली किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो एंड यू लव दैट थिंग, तो उसके लिए एक अंदर से एक एक्स्ट्रा जोश आ जाता है। तो मेरे सर्किल में भी जो साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे भी लंबी ऐसे ट्रिप्स की हैं, ओके, और मुझसे प्रीवियस भी जो थे, और इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर स्पोर्ट्समैन, तो एक्चुअली में लाइक डिटर्मिनेशन तो प्राइमरी है। सेकेंडरी, जब मैंने प्रिपरेशन किया था, सो आई टुक केयर ऑफ माई डाइट्स कि भाई अगर मुझे 69 आवर्स या 70 आवर्स तक मेरा टारगेट है, तो उससे 2 दिन या मतलब 1 मंथ पहले से तो एटलीस्ट मैं टफ एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन 1 साल पहले से चल रही थी कि मेरी फिटनेस इस सर्टेन इतना वेट होना चाहिए मेरा, और मेरी फूड इनटेक इतना एक लिमिटेड होना चाहिए। बट जब व्हेन आई वाज ऑन द रोड, तो उस टाइम पे मेरी सिर्फ एक ही चीज़ काम करी थी, इट वाज इंसैनिटी। आई वाज इनसेन एंड आई वांटेड टू फिनिश इट बाय एनी हाउ। सो दैट इज़ अ प्राइमरी फैक्टर, इंसैनिटी। Okay, sanity you said. Insanity. Yeah. पागलपन चाहिए। Okay, great thought. So tell us about Innisfree. Innisfree. Yes. So tell us about it. It's a very unique name. So tell our viewers, what does it stand for, and from where did you get the motivation to build such a farm? So Innisfree is a word from an English poem. ओके, विलियम बटलर यीट्स एक यूरोपियन पोइट थे। तो एक्चुअली में हमारे आईसीआईसी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 9th स्टैंडर्ड में उनकी एक पोइट्री भी है। सो उसका टाइटल है इनिसफ्री। सो इनिसफ्री, सो दैट पोइट्री टॉक्स अबाउट समवन। तो उसमें एक व्यक्ति की बारे में राइटर लिखते हैं कि उस व्यक्ति का एक ड्रीम है कि व्हेन ही इज़ ओल्ड, जब वो बूढ़ा हो गया एंड वो जब आराम करना चाहता है अपनी लाइफ में सब कुछ करने के बाद, तो एक वो ऐसी जगह पे रिटायर होना चाहता है जहाँ पे एक खुला फार्म हो, उसका एक सेल्फ सस्टेनेबल फूड वो खुद से बना रहा है, और बिल्कुल पहाड़ों के पास का गांव, अब जहाँ पे एक पास में नदी बह रही है। सो वो उस पूरी पोइट्री में उसी का उन्होंने उस व्यक्ति के इस ड्रीम को पूरा एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से ये नाम आया इनिसफ्री। तो इनिसफ्री, इफ आई आस्क, इनिसफ्री का क्या मतलब होता है? इनिसफ्री वो ही उनकी कविता का ही नाम है। अच्छा, हाँ, इट डजंट स्टैंड फॉर एनीथिंग। नहीं, इट डजंट स्टैंड। ओके, तो जब मैं इसे पूरी ऑल अक्रॉस इंडिया जर्नी कर रहा था साइकिल पे, तो मैं पहले इसका ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आइडिया कहाँ से आया मुझे। तो जब मैं साइकिलिंग जर्नी कर रहा था, तो मैं बहुत सारे गाँव में रुकता था। आई मेट सो मैनी पीपल जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड मड हाउसेस पे बहुत इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो
अपने नॉर्मल लाइफ यानी जॉब्स एंड वेल पेइंग जॉब्स को छोड़ के वापस दे हैव गॉन बैक टू देयर रूट्स. ओके, वाई? बिकॉज दे वांट टू क्रिएट समथिंग फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर देयर चिल्ड्रन. ओके, सो मैं उनके साथ वो उन्होंने मुझे बहुत होस्ट किया था अक्रॉस लाइक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, इवन इन छत्तीसगढ़ and some places in Madhya Pradesh. Okay, so I learn a lot from them about organic farming, and I was also inspired from Sonam Wangchuk. If you have heard about him, Sonam Wangchuk, who lives in Ladakh. तो उन्होंने भी हमने उनकी मूवी एक 3 Idiots के थ्रू उनको जानना स्टार्ट किया था. तो उन्होंने एक स्कूल बनाया था और उनका एक अगर अभी भी देखें तो वो अभी भी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत अच्छा काम करते हैं. तो वो एक मेरा ड्रीम था कि मैंने अपनी जर्नी में जो भी चीज़ें सीखी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन एजुकेशन, ओके, एंड मड हाउसेस, तो उनको मैं एक जगह पे रेप्लिकेट कर पाऊँ. ओके, भले ही मैं सोनम वांगचुक जितना बड़ा नहीं कर पाऊँगा बट एक छोटे लेवल पे कर पाऊँ. तो बेंगलोर में मुझे एक फैमिली मिली थी, मिसेस श्रीदेवी बाला सुब्रमण्यम. वो आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग आर्टिस्ट, एंड उनके हस्बैंड आर्मी में हैं. ओके, तो दे लाइक माई आइडिया एंड दे ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग लाइक सिमिलर टू दिस. तो उन्होंने मेरे आइडिया में इन्वेस्ट किया. एंड बेंगलोर के पास ही एक वाटरफॉल है, हॉगेनिकल वाटरफॉल्स. इट्स वेरी फेमस. तो तमिलनाडु बॉर्डर पे टच करता हुआ वाटरफॉल है. तो उसके पास हमने एक गांव सेलेक्ट किया. वहाँ पे अंचेट्टी नाम का एक गांव है और वहाँ पे हमने वो लैंड फाइनलाइज की कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन इनवाइट मोर पीपल लाइक अस हु कैन कम कंट्रीब्यूट, हु कैन वॉलंटियर विद अस. ओके, तो मेरी जर्नी में बहुत सारे आर्किटेक्ट से मिला था जो मड हाउसेस पे काम करते हैं. फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक सीड कलेक्शन पे भी काम करते हैं. तो उन सबको से मैंने आइडियली उनसे नॉलेज पूरी गैदर की और उसको इम्प्लीमेंट किया. सो आई मेड 2 मड हाउसेस, ओके, 1 इको टॉयलेट. एंड हमने फिर थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर आवर किचन, फॉर आवर फूड स्टार्ट किया. उसमें हमने बहुत सारी सब्जियाँ जैसे टमाटर, मिर्च, ओके, एंड cabbage, cauliflower, and some cash crops like avocado and चीकू के पेड़ लगाए उधर. एंड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने 2 बड़े पॉन्ड्स बनवाए. तो हमारे जो लैंड थी वो फुट हिल्स पे सिचुएटेड है. तो जो पानी आता है वहाँ पे बारिश अच्छी होती है, तो पूरा पानी आके रेन वाटर हार्वेस्ट. तो इट्स अ नेचुरल सप्लाई फॉर अस फॉर वाटर. Okay, so the thought itself in itself is very interesting. आपने बताया कि आपको इंस्पिरेशन इनिसफ्री फार्म जो नाम है उसकी कहाँ से मिली. बट अगर मैं इस आइडिया की बात करूँ, इट डजंट हैपन एवरी डे दैट नॉर्मल पीपल लाइक यू, लाइक मी, आई वुड लाइक टू एक्सक्लूड यू सिंस यू हैव डन इट. नॉर्मल पीपल लाइक मी वुड go up, wake up and start building mud houses and farms like that. Yeah. So when you told me that when you were traveling, when you were on your journey on cycle across different parts of India, you were inspired by the villages across. Yes. So then why this idea got implemented in that particular region where you just mentioned, outskirts of Bangalore? Why it got implemented there and why not some other place? Okay. So it's not fixed to that place only. तो मैंने ये आइडिया वहाँ पे हमने काम स्टार्ट किया था 2020 में. तो अभी इट्स ऑलरेडी 5 years. तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2 years काम किया. 2 years में हमने 3 मड हाउसेज, 1 इको टॉयलेट, वो सब बनाया. तो मेरा आइडिया ये था कि मैं उस ऐसी चीज़ को हर जगह रेप्लिकेट करूँ. जैसे जैसे मैं साइकिलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी फिर मेरा जैसे ईस्ट का ही रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट का रीजन अभी बचा हुआ है साइकिल पे जाने के लिए. तो अभी मुझे जब से मैंने वो लैंड पे काम किया है, इनिसफ्री फार्म पे काम किया है, तो अब से मेरे पास और लोग ऐसे जुड़ने लग गए हैं जो ऐसी लाइफ स्टाइल में रहना चाहते हैं. पहले तो रहते थे, लेकिन अभी जब से मैंने स्टोरीज़ लिखना स्टार्ट किया है एंड जब से मैंने एडवोकेट करना स्टार्ट किया ऐसी चीज़ों को, सो बहुत से लोगों के मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आए एंड दे आर वेरी वेरी वेल इंटरेस्टेड. तो
जैसे बेलगाम में मैंने एक कम्युनिटी से मिला था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने घर में ही, सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू प्रमोट दिस आइडिया थ्रू दिस शो कि ज़रूरी नहीं कि हम एक सिर्फ लैंड पे ही ऐसा काम करें. अगर कोई व्यक्ति बाउंडेड है अपने जॉब से, अपनी फैमिली लाइफ स्टाइल से, बट स्टिल वांट्स टू लिव सेल्फ सस्टेनेबली, तो एक छोटे से अपने घर में भी वैसे स्टार्ट कर सकते हैं. आप अपने रूफ टॉप पे कुछ सब्जियां उगाना स्टार्ट कर सकते हैं. आपका जो किचन का वेस्ट है उसे रिसाइकिल करना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग छत, आप अपनी छत से स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है. फिर अभी फ्यूचर में मैं एमपी मध्य प्रदेश में इंदौर में नर्मदा नदी के किनारे भी, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट मिले हैं, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है. वहाँ पे मैं एक ऐसे लैंड पे काम करने वाला हूँ इन नियर फ्यूचर. तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगा आई विल अगेन कॉल वॉलंटियर्स एंड तो ये मेरा एक क्या कह सकते हैं कि एक फ्यूचर प्लान है कि मैं ऐसे छोटी छोटी पॉकेट्स इंडिया में अलग अलग जगह बनाना चाहता हूँ, सिमिलर टू इनिसफ्री फार्म, इन डिफरेंट पॉकेट्स इन डिफरेंट रीजन्स. क्योंकि अगर मैं मड हाउस की बात करूँ तो मड हाउस हर रीजन के अलग होते हैं. उनका आर्किटेक्चर अलग होता है, उनकी मिट्टी अलग होती है, साउथ की अलग है. एमपी के पास जब मैं काम स्टार्ट करूँगा वहाँ पे अलग टाइप की मिट्टी मिलेगी मुझे. फिर जब मैं हिमाचल प्रदेश में काम करूँगा तो वहाँ पे बिल्कुल ही टेरेन ही अलग है और मिट्टी भी अलग मिलेगा मेरे को. सो आई विल डेफिनेटली रेप्लिकेट दिस आइडिया एंड ड्यूरिंग माई जर्नी. Okay, you said that you will be replicating this idea into different parts of the country. Yeah. तो अभी तक आपने और किन किन क्षेत्रों में इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है? ओके, तो नागपुर के पास में इतना बड़ा आइडिया नहीं था, लेकिन नागपुर के पास में मुझे एक आर्टिस्ट कम्युनिटी मिली थी. तो उनके साथ उनको जैसे मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया कि लोग अपने घरों पे भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने उस चीज़ को रेप्लिकेट किया है. फिर जब इनिसफ्री में हमने और भी चीज़ों पे काम किया था, हमने वेस्ट वुड को रिसाइकिल करके किचन कटलरी भी बनाया था. तो ये चीज़ मैंने नागपुर के ही जो वुडन आर्टिस्ट हैं उनसे सीखी थी. लाइक आप जो जंगल की लकड़ी होती है, आम के पेड़ की वेस्ट वुड हो गई, नीम के पेड़ की, तो उनसे आप अपने बहुत अच्छे चॉपिंग बोर्ड्स बना सकते हैं. आप अपने जो स्पून्स हैं, छोटा स्पून, बड़ा स्पून, खाना खाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, और बोल्स बना सकते हैं आप उनसे. तो वो सब मैंने अपने हाथों से सीखा और उनके साथ रह के मैंने उनकी लाइफ स्टाइल और फिर उसको भी आगे लेके मैंने बेलगाम में भी रेप्लिकेट किया. तो बेलगाम में मैं एक सिंगल मदर्स कम्युनिटी से मिला था. सो देयर इज़ एन NGO, अगस्त्य फाउंडेशन. तो उनके दे वर्क विद सिंगल मदर्स. तो अभी तक वो कुछ उनको रोज़गार दिलवाते थे, लाइक मैक्रमे के थ्रू या क्रोशिया के थ्रू. तो साउथ इंडिया में आई वुड लाइक टू मेंशन कि मैंने एक और तरह की जर्नी भी की थी. साइकिलिंग के साथ साथ मैंने एक वॉकिंग जर्नी भी की थी कर्नाटका एंड तमिलनाडु में, ओनली फॉर 2 months. ओके, तो उन 2 months में मैंने ओनली वॉक किया था गाँव में और अंदर जाके. तो उसी के दौरान मुझे बेलगाम में सिंगल मदर्स कम्युनिटी मिली. और जब सो वेर एवर आई गो आई लिव ऑन बार्टर सिस्टम. सो आई गिव सम ऑफ माई स्किल एंड दे हेल्प मी विद फूड एंड स्टे. तो उनको मैंने अपनी वो जो वुडन स्किल्स थी, वुडन स्कल्पचर की, वो मैंने पास ऑन की है. और उन लेडीज़ को मैंने चॉपिंग बोर्ड एंड किचन कटलरी बनाना सिखाया था रेप्लिकेट करके. सो दे गॉट ऑल द इक्विपमेंट्स टू मेक दोज थिंग्स एंड नाउ दे आर हैप्पीली डूइंग इट. So it's a new way, it's a new mean of employment for them. It's a additional thing. So throughout your journey you have lived with different communities. So if I may ask, is there any particular community which has a memorable impact on you, जिसका कि आपको कुछ ऐसी मेमोरीज हों आपके पास जो कि आपके साथ रह गई हैं अभी तक? बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लाइक कम्युनिटीज़ भी हैं और इंडिविजुअल्स भी हैं. तो जैसे जब मैं एक्चुअली मेनली तो जब मैं छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक जो हमारे ओरिजिनल ट्राइबल लाइफ स्टाइल है उन ट्राइबल से मिला था. छत्तीसगढ़ में मैं बस्तर एरिया एंड दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में.
तो उनकी लाइफ स्टाइल ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, लाइक दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल। ओके, उनकी एक्चुअली में मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और उनसे भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ मड हाउस आर्किटेक्चर मैंने सीखा था उनके साथ। फिर वहाँ पे मैंने उनकी जो हार्डशिप्स हैं कि उनको कभी कभी उनके पास सीजनल फार्मिंग करनी पड़ती है और सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो वो मुझे जानने को मिला। तो वो भी मुझे दिखा कि ओके, एक तरफ मुझे भी सीखने को मिल रहा है लेकिन एक तरफ उनकी भी हार्डशिप्स भी हैं, बट स्टिल दे लिव, दे हैव ऑल द फन इन देयर लाइफ। ट्राइबल्स को ऐसे मतलब ज़्यादा डिज़ायर नहीं होती लाइफ में, तो मुझे एक वहाँ पे एक लर्निंग मिली थी। फिर जैसे मैं इंडिविजुअल्स की बात करूँ तो धनुषकोडी नाम की एक जगह है रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में। तो इट्स अ टोटली फिशरमैन विलेज, सब फिशरमैन रहते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आपको शॉप्स भी बिल्कुल और सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री उधर, वहाँ पे आपको शॉप्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया मैं साइकिलिंग पे था, मुझे मेरे लाइक अलोन ऑन रोड्स। और कभी कभी मेरे पास दिन के टाइम पे ऐसा होता था कि कहीं पे जैसे 60 और 100 किलोमीटर्स तक एक लंबे स्ट्रेच में सिर्फ जंगल ही होता था, या फिर टोटल हाईवे जहाँ पे कोई खाने की शॉप्स नहीं होती थी या पीने के लिए पानी बहुत मुश्किल से मिलता था। ओके, ऐसा बहुत बार हुआ। तो वहाँ पे जब मैं धनुषकोडी पहुँचा तो आई वॉज़ वेरी हंग्री। मेरे पास ना बैग में कुछ बचा था, मेरे बैग का खाना भी मैंने ख़त्म कर दिया था। और वहाँ पे अब लैंग्वेज डिफरेंस था बहुत ज़्यादा। ओके, मुझे अगर मैं इंग्लिश भी बोलने का ट्राई करूँ तो इंग्लिश भी नहीं, क्योंकि साउथ में अगर मैं इंग्लिश शहरों में इंग्लिश बोल दूँ तो मुझे हेल्प मिल जाती थी, बट गांव में बिल्कुल एक आउटर एरिया में धनुषकोडी में, विच इज़ जस्ट अ कॉर्नर ऑफ इंडिया, वहाँ पे इंग्लिश से भी काम नहीं चलेगा। बट ये चीज़ मैं, ये कहानी मैं हमेशा बताता हूँ सबको। तो मैं बस ऐसे ही बैठ गया, एक छोटी सी शैक थी ढाबे टाइप की छोटी सी, और एक वहाँ पे लोकल बंदा था वो काम कर रहा था। मैं बस जाके बैठ गया और मैं बस देख रहा था खाने में क्या हो सकता है इधर। ओके, एंड फिर मैंने बातचीत करने की कोशिश की, बट मैं नहीं कर पाया, ना वो समझे ना मैं कुछ समझा। बट फिर मैं थक हार के बैठ गया छाया में उधर शेड में। तो थोड़ी देर बाद वो आते हैं मेरे पास, दुकान के ढाबे के छोटे से मालिक थे, वो आते हैं, वो कुछ तो ऐसे स्टमक पे हाथ फिरा के इशारा करते कि कुछ तो मैं समझ गया कि मुझसे खाने का पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ओके यस, आई गेव हिम अ थम्स अप। सो ही वेंट बैक एंड ही केम बैक विद अ बॉक्स। सो इट वाज लाइक अ टिफ़िन बॉक्स। तो उसने ओपन किया, उसमें राइस थे और थोड़ा एक सब्जी था, सिंपल राइस। तो मैं समझ गया ये अपना खुद का खाना मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। खुद का एक टिफ़िन बॉक्स था उनके लंच के लिए, वो मुझे ऑफ़र कर रहे थे वो। तो मैंने कहा नहीं ये आपका खाना। मैंने भी इशारे में ही कहा उनसे कि नहीं मैं हाफ़ में खा लेता हूँ, हाफ़ आप खा लो, मैं ये पूरा नहीं खा सकता। तो बोले नहीं नहीं आप खाओ। फिर उन्होंने भी वापस से इशारे से कहा कि मेरा फुल है आप खा लो, मेरा पेट फुल है आप खाओ। तो वो उन्होंने पूरा अपना खाना दे दिया। देन ही वेंट बैक। फिर वो 2 गिलास मेरे लिए लेमन वाटर बना के लेके आए। तो उन्हें बस मेरी साइकिल देख के और मेरे एक्सप्रेशन देख के लग गया कि आई एम वेरी टायर्ड, आई नीड समथिंग टू ईट एंड समथिंग टू ड्रिंक। और वहाँ पे मेरा कोई लैंग्वेज ने किसी ने हेल्प नहीं किया मेरा, बस उस बंदे ने हेल्प किया। ना मैं उनकी लैंग्वेज जानता था ना वो मेरी लैंग्वेज जानते थे। तो ऐसी स्टोरी मेरे पास बहुत सारी है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऐसे बहुत सारे लोग मिले। मैं ऑलमोस्ट 600 फैमिलीज़ के साथ रहा, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। So Ankit, what do you think this sustainable living concept, this sustainable model, is it feasible for urban people as well, or is it a thing which is restricted to just the rural parts? नो इट्स ये बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। वो हमें लगता है कि एक्चुअली में ये थॉट इसलिए आता है रेस्ट्रिक्शन का कि एवरीवन थिंक्स कि हमें एक बड़ी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी अगर ऐसा कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत नहीं है उसको करने के लिए। आपके पास अपना घर है या अपार्टमेंट्स हैं। इवन अगर हम मुंबई या बेंगलोर जैसी सिटीज़ की बात करें तो देर आर एक्चुअल स्टोरीज़, लोग अपने घरों पे काम कर रहे हैं। अगर आप अपने कमरे में भी वर्टिकल गार्डनिंग का नाम सुना हो आपने, आप वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। आप अपने घर पे एक वॉल को डेडिकेट कर सकते हैं अपने किचन गार्डनिंग के लिए। इफ़ यू हैव अ बैल्कनी, गुड बैल्कनी, छोटी सी बैल्कनी, उसमें आप अपने एटलीस्ट, अगर मैं मेजर करके बताऊं तो आप अपने 1 महीने के लिए आपकी जो कुछ कुछ हरी सब्जियां हैं, पालक, भिंडी, मिर्ची,
ओके, धनिया, वो सब आप इजीली बैल्कनी में उगा सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गई खाने की बात। रूफ़ है तो बहुत है, हमारे बहुत से लोगों के पास बंगलो या फिर किराए पे भी रहते हैं, तो आप अपनी रूफ टॉप फार्मिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपको खाद की ज़रूरत है तो आपके किचन का जो वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी आपने पीलिंग किया है छिलकों का, फ्रूट्स का, सब्जियों का, जो भी वेस्ट है, वो आप, उसके भी तरीके होते हैं। अगर आप उसको थोड़े दिन के लिए स्टोर करके रखें अपने रेड मड के साथ, ओके, एक मटके टाइप के वेसल में थोड़े दिन के लिए उसे ढक के रखें और उसमें उसको बस एक सूखी मिट्टी के साथ घुमाते जाएं, तो वो थोड़े दिनों में, 1 महीने के बाद आपके लिए एक अच्छी खाद बन सकता है, जिसको आप अपनी फार्मिंग में छत के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक ऑल्टरनेटिव शहरों वालों के लिए। लेकिन कुछ लोग, अगर आपके पास वाकई में आप सोचते हैं कि आपके फ्यूचर में हमें अपनी रूट्स के पास वापस जाना है, हमें एक ऐसी एक डेडिकेटेड लाइफ स्टाइल चाहिए जिसमें हमारे पास एक लैंड हो, हम अपने बच्चों को भी यहीं पे रख सके, या हम अपने भाई बहनों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ वापस गांव में, या फिर इफ़ यू हैव अ बिगर विजन कि हमें और लोगों को भी इंस्पायर करना है, कम्युनिटीज़ बनानी है जिसमें हम एक शेयर्ड विजन के साथ रह सकें, तो वो भी एक पॉसिबल है। आप शहरों के पास ही अपनी एक लैंड ले सकते हैं या एक कम्युनिटी के साथ इन्वेस्ट करके उस लैंड में रह सकते हैं। एंड एक्चुअली मैं ये मॉडल की बात करूँ तो ये मॉडल शेयर्ड विजन और एक क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे नहीं चलता है। इसमें एक्चुअली में आपको स्किल्स लगती हैं, आपका एक पर्पस लगता है। इट्स अ पर्पस ड्रिवन थॉट, ओके। अगर आपके पास पर्पस है कि ओके मुझे कम्युनिटी को आई वांट टू गिव बैक एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय फैमिली और इवन फॉर माय लाइफ, कि ओके आई वांट अ पीसफुल लाइफ जिसमें मेरा खाना अच्छा हो, मेरा पानी अच्छा हो, मैं एसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, या फिर मैं अपने हेल्थ के लिए दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, तो वो भी पॉसिबल है विद अ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कम्युनिटी आपके, और जैसे 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 मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि क्या ये पॉसिबल है, बट ड्यूरिंग द साइकिलिंग जर्नी मैं उन लोगों से मिला, ऐसे लोगों से मिला जो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपना विजन मेरे साथ शेयर किया, उन्होंने अपने नॉलेज मेरे साथ शेयर की। तो दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट इकनॉमी, ओके। गिफ्ट इकनॉमी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट्स अवे फ्रॉम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। गिफ्ट इकनॉमी, when you share a skill, when you share a knowledge base with someone and it gets passes on to different levels, कि मैंने कुछ सीखा, अब मैं उसे, जैसे आज मैं, अगर मैं नागपुर में हूँ, ओके, नागपुर में मैं कुछ एक कम्युनिटी के साथ रहा, मैंने उनसे आर्किटेक्चर का और वुडन स्कल्पचर की स्किल हासिल की, ओके। तो मैंने उनको भी कुछ सिखाया, मैंने उनको वेस्ट रिसाइकलिंग सिखाई for 7 days, for 15 days. So we both learned something. Then फिर मैं नागपुर से आके मैं नई लोकेशन पे गया, नासिक में गया, वहाँ पे मैं नई कम्युनिटी से मिला। तो जो मैंने नागपुर में सीखा था वुडन एंड आर्किटेक्चर का, वो मैं नासिक के लोगों को सिखाऊंगा, ओके। और नासिक के लोग मुझे कुछ नया सिखाएंगे, ओके, इसका मड स्कल्पचर, ओके, और समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, यू कैन ग्रो दिस वेजिटेबल विदाउट एनी पेस्टिसाइड। तो वो स्किल सीख के फिर मैं आगे मुंबई या ठाणे में आऊँगा। तो ऐसे ऐसे दिस इज़ हाउ गिफ्ट इकोनॉमी वर्क्स, ओके। तो यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ओके। फॉर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, आपने बोला उनके पास एक पर्पज़ होना चाहिए, तभी वो शायद सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट या सस्टेनेबल लिविंग के लिए खुद के उसके लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल पाएंगे। वेरी ट्रू। यस। So, I am now beginning to think ये सस्टेनेबल लिविंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ मेनली ड्यू टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसका पर्पज़ वही है कि कैसे हम इन्वायरमेंट को, नेचर को प्रिजर्व कर सकें। तो उसके सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। यस। तो आई एम श्योर इसकी रिक्वायरमेंट अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है as compared to the rural areas. Definitely. So when you took that step to create Innisfree Farm, and why, my question is, why didn't you replicated that model in any of the urban parts of India? Why only the rural parts of India?
हाँ, क्योंकि ओके, इसका रीज़न ये है कि तो अभी मैंने वो जो थॉट प्रोसेस आया था 2020 में आया था, तो उसी को डेवलप करने में 2 साल चले गए, ओके 22 तक। फिर मैं जब आगे बढ़ा तो जैसे मैंने छोटे मॉडल्स एक बेलगाम में बनाया विद डिफरेंट स्किल्स की, वहाँ पे मैंने सिंगल मदर कम्युनिटी के साथ काम किया था फॉर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वहाँ पे मैंने वुडन स्कल्पचर एंड वुडन कार्विंग की स्किल्स पास ऑन की थी, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम गया। देन फिर मैं अभी तो इसमें अगर मैं एक लैंड पे अगर मैं काम करूँ या फिर मैं किसी को सिखाऊं भी, सो उसमें एटलीस्ट 1 साल एक जगह पे जाएगा मेरा। तो अभी मैंने 5 साल में 3 छोटी छोटी जगहों पे किया है। बट हाँ, नेक्स्ट जैसे मैंने बोला एमपी में है, तो अगर मुझे सिटी में भी करना है, सिटी या बड़ी सिटीज़ में भी करना है, सो माई क्वेश्चन वाज अंकित, आपने ये स्टार्ट किया है रूरल, ये जो आपका मॉडल है ये आपने स्टार्ट किया है रूरल एरिया से, डोंट यू थिंक इट वुड हैव बिन मच मोर रिवॉर्डिंग अगर आप इसको स्टार्ट करते किसी अर्बन एरिया से? रिवॉर्डिंग का ऐसे हम रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ओके ओके, बट अगेन उसमें ये आता है कि सिटीज़ में कर सकते हैं, ओके हम छोटी फैमिली के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे अभी ऐसा चांस नहीं मिला कि जिसमें मुझसे किसी ने इंटरेस्ट दिखाओ सिटी लाइफ में से, कि हम सिटी में ही, या फिर जैसे अगर हम कॉलोनीज़ की बात करें, सिटी में कॉलोनी, तो उसमें हमें एक ऐसा स्पेस मिले। बट मुझे अभी तक ऐसा चांस नहीं मिला, बट आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो अगर मैं चांस की बात ना करूं, अगर मैं एक थॉट प्रोसेस की बात करूं एंड पूछूं आपसे, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो मॉडल है विल इट वर्क बेटर इन रूरल एरियाज और विल इट वर्क बेटर इन अर्बन एरियाज? आई थिंक बोथ वेज इट विल वर्क बेटर इन बोथ, क्योंकि यहाँ पे भी सिटीज़ में भी हमें एक्चुअली में मेन बेसिक नेसेसिटी क्या है ह्यूमन की? हेल्थ, ओके, हेल्थ, फूड एंड लाइफ स्टाइल। तो अगर यहाँ पे हम इम्प्रूव कर पाएंगे तो यहाँ पे भी वो बेटर वर्क करेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस ऐसी होंगी कि जैसे जब हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ओके, तो वहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि यहाँ पे आप वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, बेल्कनी में आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। तो देर आर सर्टेन रूल्स इन अपार्टमेंट्स, बट यस जिनके खुद के बंगलोज हैं या खुद के घर हैं, छोटे घर भी हैं, सो दे कैन डू इट। अग्री। बट आपने जैसे बोला कि आप रूरल एरियाज़ में मड हाउसेस बना रहे थे, तो मोस्टली गांव देहातों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे ज़्यादातर घर मिट्टी के ही होते हैं, मड हाउसेस ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो शायद गांव वालों के लिए वो एक नया फंडा ना हो मिट्टी के घर, क्योंकि वो शायद देखते आ रहे हैं उसको। बट शहरों में मिट्टी के घर हमें अब देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर इफ़ सपोजिटली आप वो मिट्टी के घर, मड हाउसेस कहीं शहर के आसपास बनाते, तो वो अच्छे आपको रिवॉर्ड्स रीप करके देता। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? हाँ, तो उसमें भी मड हाउसेस में भी ऐसा है कि यस, आपका बात सही है कि हमें शहर में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरा उसमें एक काउंटर पॉइंट ये भी है कि गांव में भी एक्चुअली में वो नहीं मिलते आजकल, ओके। गांव में भी बेसिकली वो ट्राइबल एरिया में ज़्यादा मिलते हैं। जब हम किसी माउंटेन या हिली रीजन में जाते हैं वहाँ पे मड हाउसेस ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि गांव वाले भी अभी अट्रैक्ट हो चुके हैं सिटी लाइफ स्टाइल की तरफ, तो उनके घर भी अभी पक्के या सीमेंट के हो चुके हैं। और एक सीमेंट का घर बनाते हैं, उसकी थर्मल इंसुलेशन कम हो जाती है, उसमें फिर आपको एसी, फ्रिज वगैरह सब चीज़ होता है, पंख, ओके। और वो सर्दी में आप ये कह रहे हैं कि गांव तक भी कमर्शलाइजेशन पहुंच चुकी है। तो ठीक, आई मीन वो तो कमर्शलाइजेशन जहाँ तक रीच है वहाँ तक तो पहुँचेगी, बट डोंट यू थिंक सो कि अगर शहर मड हाउसेस और ऐसा सस्टेनेबल मॉडल बनाएं, शहरों में हम लोग बनाएं, तो शहर एक एग्जाम्पल हो सकता है गांव के लिए, क्योंकि गांव इंस्पायर हो रहा है शहर से। अगर शहर में ही मड हाउसेस या ऐसा कुछ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट होगा तो गांव वाले भी इंस्पायर होंगे उस चीज़ से। तो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बेंगलोर और मुंबई में ऐसे घरों में रहते हैं जिनके सिंगल स्टोरी हाउसेस उन्होंने अपने खुद के पर्पस से ही उन्होंने मड हाउस की तरह बनाए हैं।
बट अगर नंबर वाइज बात करूँ तो बहुत कम है वो। ओके और मेरा भी एक विजन है कि यस गांव में भी मैंने काम कर लिया बहुत। ओके बट ऐसा क्योंकि मेन रीज़न ये है कि हमें एग्जाम्पल सेट करना है। ओके ताकि कुछ लोग जो शहरों में रहते हैं उनका ड्रीम है ऐसी लाइफ स्टाइल में रहने का, बट वो नहीं रह पाते बिकॉज ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। जॉब है, लाइफ स्टाइल चैलेंजेस हैं ओके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके तो अगर वो उनको अपने घर के नज़दीक ही या एटलीस्ट विद इन 20 किलोमीटर्स ऐसा कोई एग्जाम्पल दिख जाएगा, सो दे विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट कि ओके अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो वो मेरा एक करने का मेरा एक प्रोजेक्ट है कि एक बड़ी सिटी में भी मैं एक बेसिक होम स्टे या फिर एक बेसिक घर ऐसे एग्जाम्पल बनाऊँ। ओके सो अभी आपने एक चीज़ मेंशन करी थी अंकित कि आप जब ट्रैवल कर रहे थे अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री तो काफ़ी बार्टर के थ्रू आप यू आर लिविंग योर लाइफ। तो मुझे यहाँ पे एक क्यूरियोसिटी है कि बार्टर जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ जो भी सर्विसेज के थ्रू, जो भी स्किल्स के थ्रू, तो उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग विद रिगार्ड्स टू मनी और जो भी स्ट्रगल होता है उसके अराउंड, मनी के अराउंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग को कितना इम्पैक्ट किया कि आपने जब वहाँ देखा कि बार्टर से चीज़ें कितनी आसान हो जा रही हैं? yes. तो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी एंड स्ट्रगल? ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यस मैंने जो 5 साल पूरी जर्नी की साइकिलिंग की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मेरा फर्स्ट डे था जयपुर से, जब मैं स्टार्ट करा था 2017 में, सो आई हैड दिस प्रोसेस कि हाउ विल आई सर्वाइव ऑन रोड्स विदाउट मनी। मैं बस बहुत कम सेविंग्स लेके निकला था, लाइक अराउंड 80,000 2017 में, और वो फिर मेरे कैमरा, मोबाइल, साइकिलिंग की सर्विसिंग में ही खर्च हो गया था। तो मेरा एक ये था कि मुझे बहुत लंबे टाइम की जर्नी करनी है और कैसे सर्वाइव करूँगा। बट जब मैंने स्टार्ट किया ओके धीरे धीरे जयपुर से लद्दाख की तरफ, और लद्दाख से फिर मैं जब वापस प्लेन्स में और फिर साउथ की तरफ आया, तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंस हुए लोगों के थ्रू, लोगों के साथ रहते हुए। लोगों मतलब एक्चुअली में हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर इज़ वेरी वेलकमिंग। हर कोई आपको अगर आप उन्हें लग रहा है कि इफ़ यू हैव अ गुड सोल, इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, अतिथि देवो भव, तो इंडिया में हर कोई आपको वेलकम कर लेता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ओके तो वो गेस्ट कल्चर मेरे को देखने को मिला, वो लव प्यार मुझे, अफेक्शन मुझे देखने को मिला हर गांव में, हर वहाँ पे। मैं अगर हाईवे पे भी कभी सिंपल अगर मैं चाय का कप भी पी रहा हूँ बैठ के किसी ढाबे पे, तो मेरी साइकिल और मेरे हेलमेट या मेरे पहनावे को देख के लोग मेरे आसपास इकट्ठा होते थे, 5 मिनट में मेरे दोस्त बन जाते थे। ठीक है, और फिर वहाँ से मुझे स्टोरीज़ मिलने स्टार्ट होती थी कि ओके यहाँ पे ये गांव इंटरेस्टिंग है। तो मेरा ऐसे प्लान नहीं रहता था कि मैंने मुंबई से स्टार्ट किया और मुझे पुणे की तरफ जाना है, या ऐसा कभी मेरा सेट नहीं रहा। वो उसे ट्रैवल कहते हैं। तो मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, मैं हमेशा जर्नी में था। जर्नी का मतलब होता है कि आपको अगले दिन ही पता चलेगा आप कहाँ जा रहे हो, या रास्ते में पता चलेगा कि आप कहाँ सो रहे हो आज, या कहाँ खाना खा रहे हो आप। तो वो जो लोग मेरे पास आसपास आते थे, 5 मिनट में मेरे दोस्त बन जाते थे और बोलते थे कि ओके चलो आज हम आपको अपना स्कूल या अपना गांव दिखाते हैं, एंड आवर चिल्ड्रन, आवर फैमिली विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू, एंड आपका खाना आज हमारे साथ है, आप कहीं नहीं जा रहे यहाँ से आगे। तो कभी कभी ऐसे भी हुआ, और कभी कभी ऐसे भी होता था कि मुझे रास्ते में कोई भी नहीं मिला या कुछ खाना नहीं मिला, बट स्टिल आई हैड होप्स कि ओके अब मुझे पैसे की कमी से उससे डरना नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनी मनी के बारे में कि अब आज तक हमारी जो एजुकेशन हुई है सिंस चाइल्डहुड, ओके, जो हमारी बुक टेक्स्ट एजुकेशन है, ओके, और इवन हमारा जो एनवायरनमेंट है आसपास का एज ए ह्यूमन लाइफ स्टाइल, उसमें हमें एक तरह इन्फ्यूज़ कर दिया जाए कि मनी इज़ द ओनली ट्रांजेक्शन यू कैन हैव, विच इज़ नॉट ट्रू। ओके, मुझे जर्नी के थ्रू समझ में आया कि मनी इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, बार्टर सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ट्रांजैक्ट नहीं करो फ्री में। बार्टर में और भी चीज़ें आती है कि ओके आपने स्किल एक्सचेंज की। ओके, पहले बार्टर में क्या होता था, अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो वहाँ पे फूड एक्सचेंज होता था कि भाई मैं किसान हूँ
तो मैं अगर चावल का किसान हूँ तो मैं चावल लेके आया, कोई दाल का या गेहूँ का है वो गेहूँ लेके आया, फिर कोई अगर जूते का काम करते तो जूते का उसने काम, तो वो बार्टर सिस्टम था। अभी क्या हो गया, एक सिंगल एलिमेंट हो गया है, मनी। सिर्फ मनी के ही थ्रू सारा काम होगा। सो अगर मैं बोलूँ कि मनी अब ट्रांजेक्शन से ज़्यादा बैरियर बन चुका है, कि अगर आपके पास मनी नहीं होगी तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते, आप पढ़ भी नहीं सकते, आप दवाई भी नहीं ले सकते। तो ये ट्रांजेक्शन ही रहा, अब ये बैरियर बन चुका है आगे बढ़ने का। तो वो मेरे को समझ में आया कि नहीं, हम मुझे ऐसा बैरियर नहीं है कोई। मैं अगर मैं अगर इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मुझे स्किल्स आती, 5 स्किल्स भी मुझे लाइफ में आती है, सो आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन। ओके, एजुकेशन में और मेरे फूड के लिए या फिर मेरी हेल्थ के लिए आई कैन सर्वाइव। एंड इफ़ आई एम गिविंग बैक समथिंग टू द सोसाइटी, सोसाइटी आपको और ज़्यादा वेलकम करेगी। तो वो एक मेरी एक मनी की आई। तो मेरा एक ये कहना है कि हम जब एक पूल के बारे में सोचते हैं एक्सचेंज का, तो एक देयर शुड बी अ रिचर पूल एंड मनी शुड बी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, नॉट द सोल एलिमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। So Ankit, you have been on the road for around 5 years now, where you have been cycling throughout the country. So you must have faced various moments, you must have had umpteen experiences throughout your journey. So tell us about your most scariest moment when you felt most terrified in that journey. आपको बहुत ऐसा अनसर्टेनिटी दिखी हो कि यार मैं चलता तो चला जा रहा हूँ, या सम एब्सर्ड इंसिडेंट हैपेंड विद यू जिसने कि आपको सोचने पे मजबूर कर दिया हो या डरा दिया हो खूब, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ? या सो स्केरी तो नहीं, बट एब्सर्ड एंड फनी इंसिडेंट है अगर आप कहें तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो इंडिया में एक्चुअली में साइकिलिंग कल्चर इतना है नहीं कि कोई साइकिल पे पूरा इंडिया देखने निकल गया। एक्चुअली में ये फॉरेन कंसेप्ट ज़्यादा है, फॉरेन में ट्रैवल को बहुत ज़्यादा एज अ लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस लिया जाता है, बट इंडिया में एज अ स्पोर्ट भी नहीं माना जाता। स्पोर्ट साइकिलिंग तो बहुत तो जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था जयपुर में 2016-17 में, तो जब हम वीकेंड पे भी साइकिलिंग करने जाते थे मेरे ग्रुप के साथ, तो फ़नी इंसिडेंट क्या होता था, जब हम गांव में जाते थे तो उन्हें लगता था कि हम इंडिया से हैं ही नहीं, तो वो चिल्लाते हुए आते थे गांव वाले पीछे से कि गोरे आ गए, गोरे आ गए। उन्हें लगता, फिर उनसे बात करो तो उन्हें लगता था अच्छा ये तो जयपुर के ही हैं, पास के ही है। नहीं तो उनका कंसेप्ट ये है कि इंडिया में कोई क्यों करेगा साइकिल लेके, कोई क्यों निकलेगा। इट्स अ वेरी फनी थिंग फॉर देम। फिर जब मैं इस जर्नी पे निकला, लंबी जर्नी पे इंडिया के लिए, तो 2 फनी इंसिडेंट हुए। तो फनी इंसिडेंट एज इन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो हर स्टेट में मुझे एक वहाँ की लोकल कम्युनिटी से एक नया कुछ ना कुछ नया टाइटल या नाम मिला है, बेस्ड ऑन माई अपीयरेंस या बेस्ड ऑन माई वे ऑफ बिहेवियर, या फिर उन्होंने मुझे क्या समझा। तो जब मैं राजस्थान की बात करूँगा तो पोखरन नाम का जो एरिया है वहाँ पे, जैसलमेर के पास पोखरन डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे मैं रात को 9, सवा 9, साढ़े 9 के करीब पहुँचा था। और वहाँ पे मेरे पास कोई कांटेक्ट या मुझे कोई हेल्प नहीं मिली थी स्टे के लिए, तो मैं एक ऐसी ढाबे पे जाके खाना खा के सोने वाला था। और मैंने ढाबे वाले से बात भी कर ली थी कि मैं यहाँ पे सो जाऊँ ना रात। तो उसने बोला हाँ ओके सो जाओ, 100-200 रुपये लगते हैं सोने के ढाबे पे, या फ्री में भी हो जाता है कभी कभी। तो खाना खाया और फिर अगले दिन का मुझे कांटेक्ट था वहाँ पे। तो मेरी इंडिया में जहाँ जहाँ मैं बॉर्डर्स पे गया हूँ, लद्दाख में, राजस्थान बॉर्डर्स पे, पंजाब बॉर्डर्स में, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने मेरी बहुत हेल्प की है, ठीक है। तो जब मैं उस जैसलमेर बॉर्डर पोखरन के पास में था, तो मेरे को एक कांटेक्ट मिला था कि नेक्स्ट डे मुझे एक एयरफोर्स ऑफिसर से मिलना है। वो मेजर थे, वो ही वॉज अ मेजर। तो उनका कांटेक्ट था, तो बस मुझे उससे एड्रेस पूछना था ढाबे वाले से कि भाई एयरफोर्स का बेस कितना दूर है। तो जैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि एयरफोर्स बेस कितना दूर है यहाँ से, मुझे कल सुबह जाना है, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला आप यहाँ नहीं रुक सकते, आप जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, यार कुछ और बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं आप जाओ, आपने गलत चीज़ पूछ ली मुझसे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं आप जो, मुझे आंसर देने को रेडी ही नहीं था वो, बस मुझे जाने को कह रहा था। अब मैं इतनी रात को 10, साढ़े 10 हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, और बात भी हो गई थी उससे। तो फिर मैंने उन सर को फ़ोन किया, मेजर को फ़ोन किया कि सर मैं आपसे कल सुबह मिलने वाला था, बट अभी यहाँ पे दिक्कत हो गई है, ये रुकने नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक अपना ऑफिसर भेजा जिप्सी में, उन्होंने वो आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं रुकने दे रहे।
बोले यार तो एक्चुअली में हुआ क्या था वहाँ पे, अगर हम 2015 या 14 की बात करें तो पठानकोट जम्मू कश्मीर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एयरबेस में। ओके तो एक्चुअली में जो लोग आते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने वैसे रेकी करते हैं कि क्या हुआ कौन रहता है, तो उस ढाबे वाले को रखा मैं रेकी कर रहा हूँ, तो ही अंडरस्टूड मी एज अ टेररिस्ट। तो वो उसने बोला, तो मैंने बोला साइकिल पे आऊँगा कि मैं एज अ टेररिस्ट। तो इंडिया में ये है कि साइकिलिंग वाले को कुछ भी समझ लेते हैं। फिर ऐसे जब मैं हरियाणा पंजाब या जम्मू के गांव में था उस टाइम पे, तो वहाँ पे एक एरिया, वहाँ पे भी एक गांव है जहाँ पे मुझे नहीं पता था क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बट उस गांव का न्यूज़ में बहुत नाम आता था कि यहाँ पे इट्स अ वेरी अनसेफ प्लेस फॉर ट्रैवलर्स और फॉर आउटसाइडर्स। वहाँ पे अगर आप कार में भी जाएं तो आपको मना किया जाता है, कार में भी आप सेफ़ नहीं हो। और मैं तो साइकिल पे पूरा ओपन था, बट मैं चला गया, मुझे पता नहीं था, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी थी उसके बारे में। तो वहाँ गया तो वहाँ पे तो पहले तो मुझे एक अच्छी स्टोरी मिली कि वहाँ पे कुछ 2 बच्चे आए। तो वहाँ पे एक्चुअली में जम्मू के आसपास सेब की खेती बहुत अच्छी होती है, सेब और नाशपाती की। तो वो लोग आए, उन्होंने बोला कि आप हमें ठगे हुए लग रहे हो, तो ये हमारे खेत के 2 किलो नाशपाती है, आप लेके जाओ। मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी 40 किलो का सामान है, मैं एक्स्ट्रा नहीं रखता, मैं 2 पीस खा लेता हूँ। तो बच्चे थे छोटे छोटे, तो उन्होंने बोला नहीं आप जा ही नहीं सकते, 2 किलो हम, उन्होंने जगह बना दी मेरे गाँव सामान में कि लो बना दी जगह, आप लेके जाओ और चाय पी के जाओ हमारे साथ। तो ये एक अच्छी स्टोरी मिली। फिर मैं जब आगे गया तो कुछ लोग आए, उन्होंने जीप में आए, जीप और ऑटो में आके मेरा रास्ता रोक लिया कि हम आपको बुला रहे थे, आप रुके नहीं। उन्होंने बोला आपने कब बुलाया? बोला नहीं हम बुला रहे थे। तो एक्चुअली में उस टाइम पे उस इंडिया में एक न्यूज़ चल रही थी, एक देयर वाज सम मिस्टीरियस क्राइम, हेयर चॉपिंग। तो कोई गांव वाला कोई में आता था, और जो घर के गांव वाले लोग घर के बाहर सोते हैं एक्चुअली में रात के टाइम पे, पलंग बिछा के बेड लगा के। तो कोई आके कुछ बेहोशी की दवा सुंघा के लेडीज़ के बाल काट के जा रहा था डराने के लिए गांव वालों को। तो वो एक हेयर चॉपिंग का, जैसे उड़ीसा की साइड में बच्चा चोर के ऐसे बहुत गिरोह है, तो किसी को नहीं पता कौन कर रहा है, बस डरा रहे गांव वालों को। तो बहुत छोटा सा गांव था और मैं एज अ ट्रैवलर गया था, तो मुझे सब आउटसाइडर समझ रहे थे और मुझे उन्हें लग रहा था मैं ही वो हूँ कि जो बाल काट रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपके सामान में कोई कैंची वगैरह है, हमें लग रहा है आप ही वो हो। मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ, हाँ कैंची है बट वो मेरी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए है, दाढ़ी वगैरह। ओके तो फिर मैंने उन्हें बताया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि मैं ऐसे साइकिलिंग जर्नी कर रहा हूँ और मुझे सपोर्ट है, अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स भी थे मेरे, तो मैंने दिखाया उन्हें। तो उन्हें विश्वास हुआ, तो उन्होंने लगा अच्छा आप तो सही काम कर रहे हो। हमें थोड़ा शक हुआ था, हम थोड़ा डर गए थे कि आप भी हो शायद, तो इसलिए आपको रोका। तो फिर उन्होंने जान लिया, फिर उन्होंने पूछा कि आपके सामान में जो कैंची है उसे फेंक दो, क्योंकि हमें तो विश्वास हो गया, आगे किसी और ने रोका तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मुझसे कैंची निकलवाई और फिर ऐसे जाने दी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई मीन अ पूल ऑफ स्टोरीज। तो अंकित, हम बार्टर की बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले, तो आपकी ये जो साइकिलिंग स्किल है, अगर इसको बोला जाए आपसे कि आप बार्टर करो किसी एक चीज़ के लिए, तो वो क्या चीज़ होगी? बार्टर मतलब हमेशा के लिए छोड़ दो ऐसा? और ट्रेड ऑफ, मुझे कुछ मिले उसके रिटर्न में? हाँ। नहीं ऐसा तो क्या, स्किल्स तो नहीं, क्योंकि इसी चीज़ ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है जो मैं अभी। सो इफ गिवन अ चांस या इफ गिवन Okay. अ सिनेरियो जहाँ पे आपको अपनी साइकिलिंग स्किल बार्टर करनी है फॉर अनदर थिंग, सो व्हाट दैट थिंग वुड बी? तो आई थिंक मैं फिर वही, जो मेरी जो दूसरी फेवरेट चीज़ है, मुझे एक पहाड़ के पास एक गांव दे दो मुझे, जहाँ मड हाउसेस के साथ, जहाँ पे मड हाउस तो मैं खुद ही बना ही लूँगा, बस मुझे एक अच्छी सी ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दे दो जहाँ पे मैं एक नया मॉडल रेप्लिकेट कर पाऊँ और आई कैन मेक अ गुड कम्युनिटी ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। Okay, तो दैट विल बी माई ट्रेड ऑफ। it's a decent thought enough. या So after spending so much time on the road for so many years, like around 5 years, what is that one thing that you have learned about yourself? आई थिंक आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई ओन। पहले मतलब आई एम लिमिटलेस, आई थिंक लाइक सो इन माई फिजिकल कैपेसिटी। Like you can eat on your own, you can drink on your own, you can breathe on your own. नहीं ऐसा तो नहीं। No, I'm just kidding. ओके तो आई मीन आई कैन अचीव वॉट एवर आई पुट माई माइंड इन टू।
ओके मतलब मैं, और यही मैं चीज़ सबको भी कहना चाहूँगा, ऐसे ये चीज़ मैं बोलता भी हूँ हर जहाँ पे भी जब मुझे मौका मिलता है, कि इस जर्नी ने मुझे सर्वाइव करना सिखा दिया, एटलीस्ट कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करना सिखा दिया, सो दैट आई कैन डू बेटर। एंड मुझे खुद की मेंटल, एक्चुअली फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उस चीज़ के बारे में पता पड़ा, क्योंकि अदरवाइज इट्स नॉट ईजी टू साइकिल एवरी डे फॉर 150 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स। जैसे मैंने शुरू में बोला, ये पागलपन ही होता है, ठीक है, डिटर्मिनेशन और वो प्रिपरेशन, तो बहुत प्रिपरेशन भी कितनी कर लोगे आप, 5 साल की प्रिपरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी आप जाते हो तो ठीक है 1-2 दिन की प्रिपेयर करके जाते हो, या 1 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की प्रिपेयर करें, उसके बाद तो आप थकना स्टार्ट हो ही जाओगे। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ की जो आप बात करें वो तो थी आपके पास ऑलरेडी, बिकॉज आप वो साइकिलिंग की एक जर्नी रही है आपकी बिफोर एम्बार्किंग ऑन दिस जर्नी। तो इस जर्नी के थ्रू और आपकी प्रीवियस साइकिलिंग जर्नीज़ के थ्रू भी कोई एक चीज़ जो आपको अपने बारे में पता चली हो जो शायद आप पहले नहीं जानते थे? आई थिंक मुझे गुस्सा बहुत आता है शायद, क्योंकि गुस्सा ही था इसलिए मैं इतनी पैडलिंग कर रहा था। ये चीज़ मुझे पता पड़ी कि एक तो पागलपन था, तो एक्चुअली में मेरा एक किस चीज़ का गुस्सा था आपके अंदर? आई डोंट नो, तो ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है एक्चुअली में। अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी ना, कोई भी ऐसा बिल्कुल फाड़ के काम करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे स्टडीज़ में हो, जिसमें बंदा 18-18 घंटे तक लगातार काम करता है या 20 घंटे तक, तो एक्चुअली में वो पागलपन और गुस्से से ही कर पाता है वो। ये 2 चीज़ें मुझे मालूम पड़ी है। यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूँगा, एक मूवी फॉरेस्ट गंप, हाँ जिसमें उस बंदे को गुस्सा तो भागने लग जाता है। हाँ राइट, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। अच्छा। और मुंबई में जब मैं आया था तो लोगों ने मुझे फॉरेस्ट गम का नाम दिया था, जैसे वहाँ पे टेररिस्ट का मिला मुझे, तो मुंबई में मुझे फॉरेस्ट गम का नाम मिला था ऑन अ साइकिल। हाँ। तो ये है कि गुस्सा और पागलपन, यही 2 चीज़ें इंसान से कुछ भी करवा देती हैं, इन अ बैड मैनर और इन अ गुड मैनर। अब वो आपको डिसाइड करना है। तो आपने ये सीखा कि आपको गुस्सा बहुत आता है। हाँ, जिसको मैंने, आपको आता था इस वजह से आप साइकिलिंग जर्नी पे गए ना? नहीं, गुस्सा पहले, मतलब मैंने एक्सप्रेशन, ये मेरा एक चैनलाइज करने का वे था, कितना पैडल कर पा रहा हूँ मैं। तो ये सीखा आपने कि आपको गुस्सा बहुत आता है। नहीं, ये तो आपको पहले से आता था, राइट? हाँ, और वो दबा हुआ था कहीं ना कहीं लाइफ में मेरा कभी निकला नहीं वो, तो ये जर्नी में आपने रियलाइज़ नहीं किया कि आपको गुस्सा आता है। हाँ, तो ये आपकी जर्नी में आपने रियलाइज़ किया कि मुझे गुस्सा आता है। हाँ। कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है? नहीं। तो फिर कैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुस्सा आता है? तो ये मुझे लाइक एक्सपीरियंस, लाइक अकेले, तो जर्नी मुझे अकेले रहने का टाइम बहुत मिला, रोड्स पे, इवन गाँव में भी, ठीक है। लोगों से तो ठीक है बात होती थी, मैं मिलता ही था 600 फैमिलीज, बट इट वाज अ सोलो जर्नी एट द एंड। मैं लद्दाख में अकेला रहा, पहाड़ों में टेंट में, या फिर अगर मैं साउथ की या सेंट्रल इंडिया की बात करूँ, तो उस टाइम मुझे सोचने का बहुत टाइम मिला, पढ़ने का टाइम मिला खुद के बारे में। तो जब मैंने साइकोलॉजी किताब पढ़ी, इवन जब मैंने, जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे और लोग मिले, लाइक माइंडेड पीपल मिले, जो कुछ अलग अलग काम कर रहे थे, क्रिएटिव काम। तो उनसे भी जब मैंने सोचा, थोड़े थॉट्स मिले, ओके मैं अभी ऐसा सोचता हूँ तो इसका कारण ये है, इसकी वजह ये थी कि मैंने ये जर्नी ऐसे स्टार्ट की। तो वो फिर कनेक्ट द डॉट्स करके मुझे पता चला कि ओके, गुस्सा इज़ वन रीज़न, तो मेरे अंदर दबा था, फ्रस्ट्रेशन कह लो, गुस्सा कह लो। और मुझे पता लगा कि ओके, आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट भी ऐसे हैं, लाइक पेंटर आर्टिस्ट, और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट सिंगर्स, जो अपने कला के माध्यम से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं, कि भाई वो पूरे 6 घंटे अपनी पेंटिंग करने में डूबे रहते हैं। तो क्यों, कैसे हो रहा है? तो या तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर बहुत ज़्यादा वो पागलपन या गुस्सा है कि वो लिख के, राइटिंग के थ्रू या पेंटिंग करके अपने आप को बयां कर रहे हैं, वो निकल रहा है, उनका चैनलाइज हो रहा है एक्चुअली में। ओके, सो अंकित, इफ़ समवन इज़ वॉचिंग अस राइट नाउ दिस इंटरव्यू, और अगर उनको सस्टेनेबल लिविंग की तरफ कदम उठाना है, तो व्हाट वुड बी दैट स्मॉलेस्ट स्टेप that he or she can take? What advice would you give him or her to take that step? ओके, तो अगर मैं मेन कंसर्न जो रहता है कि सिटी में जो लोग रहते हैं, सिटी ड्वेलर्स की और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, तो उन्हीं के पास ज़्यादा, हम उन्हीं के लिए एड्रेस करना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़, सबसे पहले तो इंटेंशन होना चाहिए कि आपको, कि मुझे मेरी हेल्थ ठीक करनी है, उसके लिए मुझे ऑर्गेनिक खाना और अपने घर का जो, अपनी जो 4 जनों की जो फैमिली होती है, उसको मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, वो एक इंटेंशन होना चाहिए। उसी के साथ आप, जैसे आपके पास बैल्कनी है,
तो आप अपना माइक्रो ग्रीन्स उगा सकते हो। माइक्रो ग्रीन्स में से आपके पास छोटी छोटी हरी सब्जियां हो गई, मिर्च हो गई, धनिया, पुदीना, वो सब हो गया। तो आपका एक छोटा किचन गार्डन बन सकता है। प्लस आपके जो किचन का वेस्ट है, ओके, जितने भी आप ऑर्गेनिक वेस्ट पे काम करते हैं, आप कुछ सब्जी छील रहे हैं या चाय की पत्ती भी हो गई या फिर फ्रूट्स के जो छिलके हो गए, उन्हें आप स्टोर करके रखिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। आप सब कुछ हम यूट्यूब और एआई में सीख ही रहे हैं, तो एक छोटा सा वीडियो देख के आप अपना एक छोटा पॉट बना सकते हैं जिसमें आप उस ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हो, खाद बन जाएगा। प्लस जो आप कंजम्पशन कर रहे हैं प्लास्टिक का, ओके, जब भी हम, तो एक्चुअली में हमारी लाइफ इसलिए इतनी बिजी हो गई है कि हम प्लास्टिक पैकेज फूड बहुत ज़्यादा आ गया है हमारा। इवन रोटी, पराठे और सब कुछ प्री कुकड आने लग गया है। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटेंशन होगी तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो जैसे अगर हम अपनी मदर से भी इंस्पिरेशन ले, तो हमारे पुराने टाइम पे मदर्स जो या फादर्स भी होते थे, तो वो एक ऑर्गेनिक खाना ही खाते थे, वो हमें भी ऑर्गेनिक खाना ही खिलाते थे। मुझे भी याद है कि चावल जो भी दाल होते थे, पैकेज्ड फूड बहुत कम आता था। और कैरी बैग्स जो होते थे वो भी हमारे कपड़े के ही होते थे। थैली, हमने पॉलीथीन वगैरह बहुत कम यूज़ किया है। तो वो एक एक्चुअली में हमें इंटेंशनली हमें और थोड़ा एक कैलकुलेटिव मैनर्स में हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कि भाई मैं अगर आज कुछ परचेज़ करने जा रहा हूँ घर के नीचे तक, कुछ भी सब्जी वगैरह, तो मैं घर से एक थैला लेके जाऊँ, कपड़े का थैला, तो उसमें अपने प्याज, आलू कुछ भी भर के ले आऊँगा। और फिर उससे मेरा प्लास्टिक वेस्ट कम हो जाएगा। फिर मैं घर पे भी अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी, या अपने यंगर या अपने एल्डर्स, हम ऐसा नहीं कि छोटों को सिखाएं, हम बड़ों को भी सिखा सकते हैं कि भाई एक कचरा, गीला कचरा इधर जाना चाहिए, सूखा कचरा एक डिफरेंट डस्टबिन में जाना चाहिए। और आजकल गाड़ी आती है सबके पास, सबके घर के बाहर सुबह सुबह कचरा कलेक्ट करने के लिए। तो सबका डस्टबिन अलग अलग होता है, सूखे कचरे का अलग और गीले कचरे का अलग। वो करिए आप घर पे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें भी कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा खुद के लिए, मतलब शुरुआत में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, 1 महीने बाद आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट होगा कि आई एम फीलिंग बेटर विद माई सेल्फ। I'm sure, Ankit, I'm sure. Those were golden words of advice. I mean, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा impact डालती हैं in a longer scheme of things. So it was good having you, Ankit. I'm glad that you came to our podcast show. It was nice having you, and we had some interesting and engaging conversation around sustainability and sustainable models. I wish you all the best. Thank you for your future, and I really hope that you replicate all such models in different parts of the country. Not just limited to rural areas, but also to urban cities as well. Yeah. Thank you so much. Thanks for calling me. Thank you.